दोस्तों, गुजरात जो देश के ऐसे राज्यों में आता है जिसका मॉडल जो है पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि एक डेवलप राज्य कैसा होना चाहिए। वहाँ पर जब कोई ऐसी खबर निकल कर आती है जो कि लोगों का मन दहला दे, तो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है दुनिया कि रियलिटी में कि एक साइड में एजुकेशन और डेवलपमेंट है और दूसरी साइड में ये अंधविश्वास है, ये लोगों को कहाँ लेकर जा रहा है। अभी हुआ क्या, ये जो दो पर्सन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, आप लोगों को इमेज दिख रही है इन दोनों का एक सर कलम कर उनका सेक्रीफाइस दिया गया अभी गुजरात के अंदर में। तो ये हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया, ये टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। किया क्या गया यहाँ पर, आप लोगों ने अगर हिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा फ्रांस के अंदर में एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी जिसमें ये गुलेटिन बोलते थे। इसमें क्या रहता था, एक बहुत ही पैना ब्लेड रहता था, बहुत ही हैवी, वो ऊपर से छोड़ा जाता था और यहाँ पर जो इंसान का बेसिकली गर्दन रखी जाती थी तो सर कलम होकर साइड में गिर जाता था। ये एक तरीके की सज़ा देने का तरीका है फ्रांस के अंदर में और बहुत ही लार्ज स्केल पर ये फॉलो किया जाता था एंशिएंट टाइम में। अभी यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया गया, ये पर्टिकुलर एक सिस्टम तैयार किया गया। इस सिस्टम के अंदर में बेसिकली बिल्कुल ग्लूटिन वाला सिस्टम था। यहाँ पर ये ब्लेड आप लोगों को यहाँ पर ऐसे जो थोड़ा सा और पुश कर देते हैं ना अपने आप को, वो नहीं कहते कि बस एक पत्थर और हटाते, एक कुल्हाड़ी और मारते या एक फावड़ा और मारते तो आप लोगों को वहाँ से क्या निकलता, पानी निकल कर आता, एक कुल्हाड़ी में और जो है वो पेड़ कट जाता। पर लेकिन इंसान उसी टाइम उसको छोड़कर भाग गया कि मेरे से ना हो पाएगा। वो लास्ट पत्थर अगर हटा देता उस कहानी में, आप लोगों ने देखा कि सामने सोने की खान थी, पर लेकिन उस लास्ट पत्थर को हटाना वो छोड़ दिया और भूल के उसको वापस आ गया। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रयास करना नहीं, एक जो होते हैं उनके खिलाफ कोई एक सख्त कानून बनाना चाहिए जो कि देश के लेवल पर हो पूरा, ठीक है, ताकि इस प्रैक्टिस को रोका जा सके। ये कैसे लेवल की प्रैक्टिस हो चुकी है जो कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हुई आप लोगों को नजर आती है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा अक्सर काले जादू टोने जब किए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंसान का जो एक साइंटिफिक टेम्पर है, यानी कि चीज़ों को जो समझने की तर्कता है इंसान की, वो खत्म हो जाती है। आप लोगों ने रिसेंटली अभी एक मूवी देखी होगी भूल भुलैया 2, उसके अंदर में आप लोगों को ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। वहाँ पर ये कालू बोल रहा हूँ, काला जादू टोना, मतलब काला जादू टोना जो है वो यहाँ पर किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी और यहाँ पर तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि अच्छे भूत और बुरे भूत, वो एक अलग बात है। तो ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं किस चीज़ पर खेला जाता है, ये पूरा गेम जो है उस चीज़ पर खेला जाता है आप लोगों के फियर यानी कि डर के ऊपर, और इसी के साथ में जब आप लोग किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं, एक तो फियर और दूसरा नॉलेज का न होना, इंसान को हमेशा अंधविश्वास की ओर ढकेलता है। और इसी का जीता जागता उदाहरण अभी रिसेंट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। वो निकल कर आया केरला के अंदर में। केरला के अंदर में दो महिलाओं का बहुत ही खतरनाक तरीके से, ब्रूटल तरीके से उनका मर्डर किया गया, छोटे छोटे पीसेस किए गए उनके। और यहाँ पर ये एक तरीके से केरला का तो केस है, वो बस आप लोगों को एज ए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है। ये ऐसी कंडीशन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, देश के अंदर में सब जगह आप लोगों को देखने को मिलती है। ये एक ऐसा चार्ट है जिसके ऊपर अगर आप लोग बात हैं आज की डेट में, सब इंसान का सेक्रीफाइस आप लोगों को नहीं करना है, यानी कि इंसान की हत्या वगैरह आप लोगों को नहीं करनी है। इसके लिए प्रॉपर सेक्शन है, यानी कि धाराएं हैं। तो यहाँ पर 295 में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि कोई भी ऐसी हरकतें करता हुआ नहीं पाया जाएगा और उसको डिस्करेज करना है। अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस करता है उसको सपोर्ट नहीं करना है। और सबसे शानदार तो मुझे आर्टिकल ये लगता है, ये तो याद रख लेना आप लोग, इसको तो क्वेश्चन भी पूछ लिया है तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया, भाई साहब यहाँ से आ गया। जब केसेस हैं सोसाइटी में तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में क्या बात बोलेगी यहाँ पर, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे संविधान में जो आप लोगों को ये आर्टिकल 51A में क्या रखा हुआ है, फंडामेंटल चीज देखने को मिलेगी। कर्नाटक के अंदर भी 2017 में यहाँ पर इस तरीके के कानून बनाए गए, यानी कि ये सारे कानून जो हैं वो देश के अंदर टाइम टू टाइम जो है वो बनाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इसको मेन प्रैक्टिस है, यानी कि इंसानियत के खिलाफ जाकर ये प्रैक्टिस आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू लाइफ, ये जो आर्टिकल है, खासकर दोनों आर्टिकल याद रख लीजिएगा। राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 मैंने बताया, अगर पूछ ले सुपर स्टेशन से रिलेटेड प्रीलिम्स में कि कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 ये राइट टू इक्वेलिटी के बारे में बात करता है। और इसका इक्वेलिटी नहीं हो रही है जब एक इंसान को आप लोग मार रहे हो, पीट रहे हो, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो इक्वेलिटी जो है वो साइड में हो जा रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर बेसिकली क्या है, वो है राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी ये सारी एक जगह आ जाती है। तो आर्टिकल 21 के अंदर आप लोगों को ये सारी चीज देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या
हो गया, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि फंडामेंटल राइट का भी हनन कर रहा है, तो और रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है सरकार की, वरना इंसान सीधा सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि भाई साहब ये सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप लोग आंसर लिखोगे तो आंसर के अंदर में पूछ ले कि आप लोगों से रीज़न क्या है, तो सबसे बड़ा रीज़न तो आप लोगों का बिलीफ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। बिलीफ यानी कि उसमें विश्वास कर लिया कि इससे सॉल्यूशन निकलेगा जो प्रॉब्लम सामने चल रही है। और रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर भी कई जगह इसको काउंट किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई बिलीफ होता है वो सबसे ताकतवर बिलीफ रिलीजन के अंदर होता है। रिलीजन के अंदर में अगर उसको नोड़ तोड़ के थोड़ा दिखाया जाए लोगों को, तो फिर वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। और साइंटिफिक टेम्पर लोगों का नहीं होता है, यानी कि किसी भी चीज़ के पीछे वो क्वेश्चन नहीं करते हैं। किसी बाबा ने, किसी साधु ने, किसी मौलवी ने, किसी ने अगर कुछ बातें बोल दी तो वो उसी को मानकर बैठ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो इंसानों को बकायदा ब्रेन वॉश किया जाता है उनका, कि इंसान अगर इंसान को मारेगा तो जन्नत में जाएगा और हूर की परी उसे मिलेगी। उस उल्लू के पट्टे को क्या बोलूँ, बस मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसानों को मारकर किस तरीके से जन्नत में जा सकते हैं। जो मुंबई में उसने इतने सारे लोगों की जान ली हमारे देश के अंदर में, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर आप लोगों ने जो चुड़ैल तो सुनी है कि हाँ, औरतें जो है चुड़ैल बन जाती हैं, ये औरत जो है वो चुड़ैल बन गई। कभी आप लोगों ने देखा है कि एक तरीके से ये इंसान जो है वो चुड़ैल बन गया, ठीक है, या इस तरीके से उसके बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हो। तो हमारा देश जो है, अगर तीसरी बात आप लोग यहाँ पर बोले तो वो है पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि पुरुष प्रधान देश है हमारा, जिसमें यहाँ पर महिलाओं को थोड़ा सा अंडरमाइन किया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। और ये किसकी वजह से होती है, एक चौथा पॉइंट आप लोग अगर वो लिखना चाहें तो वो होता है बेसिकली कई बार लैंड को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। एक तरीके से ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जब इस तरीके की हरकतें यहाँ पर निकल कर आती हैं। और कई बार आप ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जो बताने जा रहा हूँ। से इंडियन इकोनॉमी के एनसीईआरटी है 11th की, उसका एक पूरा टॉपिक आप लोगों को कवर हो जाएगा। उसमें भी मैंने पढ़ा रखा है, जाकर सर्च कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर तो पूरा चैप्टर है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आज़ादी से पहले का अगर देखोगे और आज़ादी के बाद का अगर आप लोग देखोगे तो एक पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा कि हमारे देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कैसे कैसे चेंज हुई है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दिल खुश करने वाला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो सारी बातें अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। जब देश आज़ाद हुआ तो आप लोगों को पता है कैसी खस्ता जुड़ा रहता है, और उसी मोटिव से दुनिया चल रही है। बिना मोटिव के कोई कुछ है ही नहीं। किसी देश के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन क्यों हैं? क्योंकि उस देश का हमसे फ़ायदा हो रहा है। हम उसके साथ में क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमारा भी उससे फ़ायदा हो रहा है। तो हर एक इंसान का कोई ना कोई मोटिव है। किसी का सोशल वेलफेयर रहता है, चाहे भले ही एक इंसान चाहता है कि वो किसी को फ़ायदा कर रहा है, तो उसका भी मोटिव है क्योंकि उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब मैं सुबह को उठ के 2 बजे ये लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, ये पीपीटी बना रहा हूँ, आप लोगों तक लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं? सर में दर्द है क्या मेरे फालतू में? क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस चीज़ से, और पिछले 5-6 सालों से ये करता हुआ आ रहा हूँ। तो ये एक तरीके का अपना खुद का मोटिव है मेरा कि हाँ इस तरीके से मुझे काम करना है। तो ये आप लोगों का क्या मोटिव है? आप लोग डेली मॉर्निंग में आकर लेक्चर देखते हैं, आप लोग को एग्जाम की जरूरत है। तो हर एक चीज़ इस तरीके से मोटिव के साथ में जुड़ी होती है और इसी से दुनिया चलती है। तो किसी को भी नेगेटिव तरीके से नहीं देखना कि माँ बाप जो है इसलिए पाल रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही करोगे, आगे चल के बच्चों के पीछे लगे रहोगे, पढ़ ले, ठीक है, वो वाली चीज़ें। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यहाँ पर किसी न किसी के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, स्किल इंडिया स्कीम, या फिर कोई भी कंट्री के साथ में हम लोग रिलेशन बना रहे हैं, हमारे मिशन अलग अलग कंट्री में अपना काम कर रहे हैं, हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं अपने देश के अंदर में। ऐसे ऐसे एरिया निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि हब बना रहे हैं हम लोग, ताकि अपने देश को एक्सपोर्ट का हब बना सके। तो वो सारी पॉलिसीज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं देश के अंदर में। ये सारी की सारी चीज़ें जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की नींव रख रही है देश के अंदर में, ताकि हम लोग अपना व्यापार बढ़ा सकें और चीज़ों को आगे लेकर चल सकें। सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर इसके बारे में बात करें, यानी कि क्या क्या इसके फ़ायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये जो नीति है, क्या क्या इसके महत्व होंगे अगर आप लोग इसको ढंग से लेकर चलोगे। तो यहीं पर ही पूरा खेल है। अगर इस पॉलिसी को हम लोग ढंग से लेकर चलते हैं तो आप लोग खुद देखो, 2 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है यहाँ पर। कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से हम लोग जब चीज़ों को लेकर चलेंगे तो हमारा जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, वो ये है, हमारा खुद का रुपये जो है ना वो ग्लोबल करेंसी बन जाएगा।
काम करना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ इसके बारे में। ये पहले भी आप लोगों ने देखा, ये जो शब्द है इंटरेस्टिंग है। ये क्या है यहाँ पर, ये है SCOMED, इसको बोलते हैं स्पेशल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी। तो ये एक तरीके से ऐसा एरिया कवर कर ले रहा है जैसे कोर सेक्टर होते हैं ना, कोर सेक्टर हो गया भाई साहब, इतने सारे सेक्टर आ गए उसके अंदर में, उसको बढ़ा दो वैसी चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन कराएंगे और इसी को हम लोग को आगे लेकर चलना है। तो इसी के चलते हम लोग एडवांस ऑथराइजेशन की बात करते हैं अपना, कि वो बहुत खुश नसीब है क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं इस दुनिया में व्यापार करना है। तो ये आज की डेट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, अगर इसको आप लोग ढंग से लेकर चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सुधरती हुई नजर आएंगी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन ही बन सकते हैं आप लोग के। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया NCERT के चैप्टर कवर करा दिया आप लोग के, क्या टारगेट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ पर किस तरीके से हम लोग इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को सही तरीके से आगे लेकर चल पाएंगे वो मैंने मुद्दा बता दिया। कौन सा देश क्या कर रहा है वो अपने ही आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाली पॉलिसी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये इसके बारे में बातें की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्हें कहने का मतलब है कि इस चीज़ को हम लोग को लेकर चलना है, प्रमोट करना है एक्सपोर्ट को। ठीक है, इसी के साथ में एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की शादी होंगी तो बच्चे होंगे तो फिर आगे बिजनेस बढ़ेगा देश के अंदर तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सारे अपने एक पैटर्न में चलते हुए आप लोग को नजर आएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और उसको ऑटोमेशन पे डाल दें, जो काम हम लोग कर रहे हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक ऐसा एरिया है हमारे देश के अंदर में जिसको हम लोग अच्छे लेवल पर लेकर आ सकते हैं। एक्सपोर्टर को रिकग्नाइज करें, उसको कई बार इससे सोचो उस घर को जैसे तैसे आगे खींचा जाएगा और जिस दिन उसको बीमारी हो गई, कुछ हो गया, तो वो जो घर है वो अपना दम तोड़ता हुआ नजर आएगा, सारी तिल बिलाते हुए नजर देखने को मिलेगी। एक्सपोर्ट करने के लिए पहले आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। इसके लिए पहले एक दूसरा आर्टिकल मैं आप लोगों को सुनाता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ये आर्टिकल इसी महीने में स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब आप लोगों का रिवीजन भी होगा और इससे आप लोग जो है बहुत सारी बातें समझ पाओगे। एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा जब कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ जाती है देश के अंदर में तो बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट चीजेज होते हैं, तो उससे बहुत सारी और भी आगे चीज़ें देखने को मिलती है। तो फिर इस आर्टिकल पर हम लोग आएंगे, पहले वो आर्टिकल डिस्कस करते हैं क्योंकि उसमें बेसिक सारा क्लियर होगा। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया, क्या उसका एक बेसिक रीज़न आप लोग बता सकते हैं? आज की डेट में USA दुनिया पर रूल कर रहा है, सेम पैटर्न में चाइना दुनिया पर रूल कर रहा है। उसके पीछे आखिर क्या चीज़ है जो इनको इतना ताकतवर बना देती है और ये दुनिया पर रूल करने लगते हैं और उस चीज़ हब बन चुके हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में। तो इस तरीके से अगर हम लोग चाहते हैं कि देश को एक एक्सपोर्ट हब बनाना है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक्सपोर्ट हब बन जाए तो कितना मजा आएगा। और सोचो अभी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग बात करने लगे कि हर एक जो है वो ब्लॉक हब बन जाए और फिर बोले कि हर एक विलेज हब बन जाए, तो सोचो देश कहाँ पहुँचेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आए जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की। इससे बहुत ही अच्छे लेवल पर हम लोग चीज़ों को अचीव करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ये कुछ एक्सपोर्ट डेटा है जो कि हालांकि मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को कवर कर लिया। और यहाँ पर अगर बात करें इंडिया जो मेजर एक्सपोर्ट आइटम है जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चर, अगर प्रोडक्ट्स की बात करें इंजीनियरिंग गुड्स यानी कि जो मशीनरी होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात करें टेक्सटाइल, अपरेल यानी कि कपड़ा उद्योग, फार्मास्यूटिकल, दवाइयों में हम लोग हब हैं। इंडिया सप्लाई करता है 50%, अफ्रीका की जो जेनेटिक दवाई रिक्वायरमेंट है वो हमारे से जाते हैं। 40% ऑफ जेनेटिक डिमांड USA की हमारे यहाँ से जाती है और UK की 25%। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा क्या लेवल है आज की डेट में। चैलेंज क्या है, एक्सेस टू फाइनेंस दिक्कत रहती है, प्रॉपर टाइम पर उतना बैलेंस नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट की वो भी दिक्कत है और इसी के साथ में प्रोटेक्शनिज्म की जो नीति बढ़ रही है, डी ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है आज की डेट में, वो भी एक दिक्कत है। देश जो है वो अपने अपने एरिया पर जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चर, अगर प्रोडक्ट्स की बात करें इंजीनियरिंग गुड्स यानी कि जो मशीनरी होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात करें टेक्सटाइल, अपरेल यानी कि कपड़ा उद्योग, फार्मास्यूटिकल, दवाइयों में हम लोग हब हैं। इंडिया सप्लाई करता है 50%, अफ्रीका की जो जेनेटिक दवाई रिक्वायरमेंट है वो हमारे से जाते हैं। 40% ऑफ जेनेटिक डिमांड USA की हमारे यहाँ से जाती है और UK की 25%। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा क्या लेवल है आज की डेट में। चैलेंज क्या है, एक्सेस टू फाइनेंस दिक्कत रहती है, प्रॉपर टाइम पर उतना बैलेंस नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट की वो भी दिक्कत है और इसी के साथ में प्रोटेक्शनिज्म की जो नीति बढ़ रही है, डी ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है आज की डेट में, वो भी एक दिक्कत है। देश जो है वो अपने अपने एरिया पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें तो ये भी प्रॉब्लम निकल कर आती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं जैसे मैंने आप लोगों से कई सारे डिस्कस भी किए थे अभी, तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा।
एक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ने 2011 में, बोला कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। अगर बोले मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये हमारे देश के अंदर में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि पार्लियामेंट में कानून पास कर कर यहाँ पर ये बनाई गई है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसी के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर इसके चेयरपर्सन भी है। इनसे पहले चेयरपर्सन कौन थे ये आप लोग बताइए। सेबी जो है ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये इस्टेब्लिश की गई थी 1988 में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। एक्ट था जो यहाँ पर आप लोगों को पता है हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर ये पर्टिकुलर बॉडी आई थी। इसके ऊपर एक पूरी एक अभी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी जो OTT प्लेटफॉर्म पर हर्षद मेहता को लेकर बहुत ही शानदार तरीके से उस चीज़ को डिफाइन किया गया है। मतलब मस्त मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो पर्टिकुलर रोल प्ले किया है कैरेक्टर का, मतलब मज़ा आ गया देखकर बंदे को। गुजरात यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल लेवल की कुछ न्यूज़ है आप लोगों के सामने। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा अभी यहाँ पर चिंतन शिविर के बारे में बात की गई। तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के, तो उनको यहाँ पर बेसिकली इस चीज़ों के अंदर डाला गया जिस तरह की जो सर्विस है उसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। रेन और थंडर स्टॉर्म जो है वो अभी यहाँ पर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में देखने को मिल रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। बिन बादल बरसात सुना है, वही चीज़ें अभी रिसेंटली यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए 8 प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ है 638 करोड़ क्लीन गंगा के लिए। हम लोगों ने देखा था कि अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बोला गया था कि यमुना को क्लियर किया जाएगा इस तरीके से कि उसमें गोता लगा सके। अभी गंगा की बात चली रही है लंबे समय से, तो देखते हैं कब तक चीज़ें क्लियर होती है। डिफेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा अप्रूव किया गया AHSP, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री फ्रेंडली रिफॉर्म है। यहाँ पर ऑथोरिटी होल्डिंग सेल, यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, तेलंगाना जो है इसमें टॉप पर रहे। अगर बात करें ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई, तो पावर मिनिस्टर RK सिंह के द्वारा दिल्ली में रिपोर्ट की रिलीज़ गई। तो रिपोर्ट का नाम और रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। रिलीज़ की गई है ड्यूरिंग रिव्यू प्लानिंग मॉनिटरिंग मीटिंग जो यहाँ पर देखने को मिली न्यू दिल्ली के अंदर में। 4 स्टेट आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब जो है वो अचीवर की कैटेगरी में रहे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम, चंडीगढ़ ये टॉप परफॉर्मर देखने को मिले। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है नीलेश भागवान आवे कि हरि भागवान ऐसे आप लोगों ने सुना ना, तो उसी के नाम से आप लोग यहाँ पर इनको भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इनका नाम आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। नीलेश भागवान को मिला। फॉरेक्स रिजर्व जो है 6.3 ऐसी एक्सरसाइज हो रही है और इंडिया के साथ में यहाँ पर इसको एक तरीके से राखी एज ए गिफ्ट के तौर पर भी यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। इंडिया होस्ट कर रहे हैं फर्स्ट जॉइंट वर्किंग मीटिंग चाबार पोर्ट पर, उसको अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे चीज़ चलती है। US इमर्ज इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एफ फाइनेंशियल ईयर 2023, 128 बिलियन का जो यहाँ पर आप लोगों को अभी ट्रेड देखने को मिला। फॉरेक्स रिजर्व जो है 6.3 बिलियन, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा बढ़ गया है, तो 584 बिलियन हो गए यहाँ पर। ये चाइना के उसके श्रीलंका के पास में लगभग 6 बिलियन 7 बिलियन बचा था, पाकिस्तान के पास में भी 3-4 बिलियन बचा था। सोचो हमारे पास में 584 है, तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बोल सकते हैं। टेक्सटाइल अप्रैल इनके कपड़ा उद्योग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 14%, तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। G20 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कैसे डेट डिस्ट्रेस से बचना है। पुअर और मिडिल इनकम कंट्री जो है वो दिक्कत में है आज के डेट में, और यूक्रेन वॉर जो चैलेंज क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पर से लड़ाई के अंदर में घुसना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से रसिया को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कि उसके पास में पैसा खत्म हो जाए, उसके हथियार खत्म हो जाए। पर लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई जो डिफेंस सिस्टम इंडिया को कर रहा है उससे रसिया की जो है रीढ़ की हड्डी मजबूत हो रखी है। अभी S-400 सिस्टम मिसाइल सिस्टम जो है इंडिया के द्वारा ऑर्डर किया गया था, 5.4 बिलियन का है ये। तो इस तरीके से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी चीज़ें जो हैं रसिया के फेवर में है कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से। देखते हैं कब तक चीज़ टिक पाती है, पर लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि रसिया को भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा अभी ये आगे आने वाले टाइम में चीज़ें पता चलेंगी। बात की जा रही है कमांडर ऑफ USA पैसिफिक एयरफोर्स, तो यहाँ पर जो जनरल केनेथ S जिनका नाम है यहाँ पर विल्वेच, तो ये अभी इनके द्वारा डिस्कस किया गया कि किस तरीके से यहाँ पर चाइनीज़ स्पाई बैलून जो था जो कि यहाँ पर देखने को मिला था, और ये इंडिया के लिए भी चैलेंज था क्योंकि यहाँ पर ऐसी हरकतें इनकी देखने को मिलती रहती है। तो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो आप लोगों को पता होने चाहिए कि 0.4 डिग्री ये लगभग 58 साल में तो क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है। इंडिया और पेरू जो है वो सेकंड जॉइंट कमीशन की मीटिंग देखने को मिली न्यू दिल्ली के अंदर में, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है।
इसी के साथ में नेपाल के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है नारायण प्रसाद, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेपाल पड़ोसी देश है, क्या चलता है तो होता रहता है, हमको पता रहना चाहिए क्योंकि कई बार दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वाइब्रेंट बाकी आंसर देख लेते हैं क्या क्या आंसर है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, वाइब्रेंट विलेज के बारे में बात करें तो, ठीक है। तो याद रखिए क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आप लोगों के माइंड में वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा सकती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट के द्वारा मिलकर ये काम यहाँ पर देखने को मिला। जो कोस्टल एरिया, कोस्टल नहीं, जो बॉर्डर एरिया है उनको डेवलप करने की बात की गई थी और बजट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका आंसर जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आप लोगों को 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसी के साथ में ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है, ये जस्टिस सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। सी सेट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन आंसर सी है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो पूरा एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने है, तो कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन होगा तो दूर कर दें, ठीक है। मेजर हैबिटेट है एक्वाटिक बर्ड, यानी कि पक्षी जो जल में रहते हैं। रामसर साइट का दर्जा रिसेंटली अभी दिया गया 2021 में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है। सेंट्रल ओरिएशियन आप लोगों को यहाँ पर बर्ड पक्षी यहाँ पर नजर आएंगे। तो एक तरीके से जो बर्ड वॉचर है ना, जिनको पक्षी देखना पसंद है, वो जाकर यहाँ पर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में नीलगाय एंटीपोल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है। बाकी रिमेनिंग रामसर साइट कई सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आंसर देख लेते हैं क्या क्या आंसर है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो मिनिस्ट्री नहीं आ रही है तो इसका मतलब कुछ नया नहीं सीख रहे हो आप। उससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल, यानी कि कड़ा परिश्रम, यानी कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाकर आप लोग जो है उस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंच पाओगे। वरना लग रहा है कि ऐसे ही काम चल जाएगा, नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा, कोई और निकाल कर ले जाएगा।
आप लोगों को कठोर बनना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। जैसे बोला ना कि हार्ड हैंडेड, तो बहुत ही ज़्यादा कठोर बनना पड़ेगा। डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगी, उसको कैसे टैकल करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को प्रस्तुत करना भी होना चाहिए। तो रिगार्ड जो है उसको बोला गया है कि प्रस्तुत करना। इसी के साथ में यहाँ पर यह मेंडासिटी असत्य है। यह सत्य है कि बिना कठोर परिश्रम किए आप लोगों को जो चाहिए वो मिल सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने लिए कम से कम आप लोगों को ट्रस्टवर्दी और सत्य रहना पड़ेगा अगर रियलिटी में चीज़ें अचीव करना चाहते हैं।